Good morning, friends. Once again, I am going to discussing very important question from different section. I selected from various sources and then I analyze it and put it in a क्यूज मैनर. उसी तरह से एक श्रृंखला जारी रहेगी जिस तरह से मैंने वादा किया था, और हम लोग इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में जिक्र करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का पूरा मकसद क्विज की तरह ही सवालों को सॉल्व करना है. तो आपके लिए शुरुआत करता हूं. पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा. चलिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में समझिए कि द प्रेस कैन पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस. नंबर 1, प्रेस कैन पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस. सेकेंड ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा. द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही और सी इज बुक्ड in the civil case. Okay, the courts can inquiry into the validity of any proceeding in the parliament on the ground of an alleged irregularity of the procedure. Court can inquiry into the validity of any proceeding in the parliament on the ground of an alleged irregularity of procedure. तो आपके ऑप्शन ये रहे, और आप फिर से इस प्रश्नों को, तीनों ऑप्शन को एक साथ देख लीजिए कि प्रेस क्या पब्लिश कर सकता है सही जानकारी, वो भी विदा परमिशन के हाउस का. क्या कोई मेंबर को, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको सेशन के दरमियान किसी सिविल अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. और तीसरा कि कोर्ट कैन इंक्वायरी इनटू द वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑन एलिज इरेगुलरिटीज ऑफ प्रोसीडर. तो क्या कोर्ट इस पर हस्तक्षेप कर सकता है पार्लियामेंट के जिस प्रकार का जो प्रोसीडर होता है उस पर, उसके इरेगुलरिटीज़ पर. तो आपके ऑप्शंस रहे ये रहें, और आपके सवाल, इसका सही जवाब है केवल और केवल एक. जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब. जिन्होंने ए दिया है दे आर राइट. 1 और 2 दोनों सही है. तो इसका हम थोड़ा सा इस बार इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए सोर्स का इकट्ठा किया हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इसका सही जवाब ए है. देखिए, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, जिसमें रिस्टोर किया गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस टू द पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स. ध्यान रहे, ट्रू रिपोर्ट्स के बारे में पब्लिश करने को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द सीक्रेट सिटिंग ऑफ हाउस. लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है सीक्रेट सिटिंग ऑफ हाउस के लिए. ऐसा नहीं कि आप सीक्रेट सिटिंग ऑफ हाउस के मैटर को पब्लिश कर दीजिए, छाप दीजिए विदाउट प्रायर परमिशन. लेकिन अगर ट्रू रिपोर्ट्स है तो पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग जो चल रहा है उसके बारे में आप छाप सकते हैं बिना कोई परमिशन लिए हाउस का. ये 1978 के 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से आया था. इस वीडियो के माध्यम से अब मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने से आपके कुछ बातें ध्यान रहे जो आपके मेंस राइटिंग में भी काम आएगा. ओके, दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है कि कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ ए हाउस और इट्स कमिटीज़. जो हाउस का, जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसके अंदर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और ना ही उसकी कमेटी पर भी हस्तक्षेप कर सकता है. तीसरा, members cannot be arrested during the session of the parliament and 40 days before the beginning and the 40 days after the end of session. 40 दिन के पहले और 40 दिन के बाद, जब अगर कोर्ट का पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उस दौरान किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. लेकिन ध्यान रहे, ये गिरफ्तारी और ये प्रिविलेज, जो ये विशेषाधिकार जो दिया गया है, केवल और केवल सिविल केसेस के लिए है. क्रिमिनल केसेस के लिए आपको नहीं मिलेगा, ना ही प्रिवेंटिव डिटेंशन केस के तहत आपको ये सुरक्षा प्रदान किया गया है. ये विशेषाधिकार की चर्चा है जिसके बारे में आप डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं. आर्टिकल 105 लोकसभा राज्यसभा के लिए, 194 वो विधान परिषद के लिए और विधानसभा के लिए होता है. ओके, काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो गया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स लिमिट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. भारतीय संसद की संप्रभुता को कौन ऐसे फैक्टर है जो सीमित करते हैं? पहला ऑप्शन रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा ऑप्शन फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. तीसरा
सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की सीमा, उसकी संप्रभुता को सीमा लगाने वाला कौन कौन सा इसमें है, तो आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संसद के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या आप इस पर कुछ सोच सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू है, फेडरल सिस्टम है, रिटर्न नेचर भी है, तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। सी इज़ द राइट आंसर 1 2 3 4 बट नॉट 5 बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज इज़ द नॉट बाउंडिंग नेचर फॉर द पार्लियामेंट टू। तो चलिए इसका सही जवाब बढ़ रहे हैं जवाब की ओर, और इसका सही जवाब सी, यस। चलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। फैक्टर्स जो कि लिमिट करता है भारतीय संप्रभुता, भारतीय संसद की संप्रभुता पर उसकी, तो रिटर्न नेचर of the constitution, parliament has to operate within the limits of the procedure prescribed by the constitution। दूसरा, फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट गेट्स confined to the subject enumerated in the union list, concurrent list does not extended to the subject enumerated in the state list except in the 5 abnormal circumstances that too फॉर ए शॉर्ट पीरियड। मतलब ये देखिए कुछ कुछ ऐसे कंडीशन है जो 249, 253, 365, 352 कुछ ऐसे एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है जिसमें कि स्टेट लिस्ट पर भी केंद्र सरकार हावी हो जाती है, लेकिन सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है। जो चेक एंड बैलेंस का जो रूल है फेडरल सिस्टम, वो कहीं ना कहीं आपको संप्रभुता की कटौती करता है। दूसरा, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यू नो अबाउट दैट। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जो कि एडॉप्शन of an independent judiciary with the power of the judicial review also restrict the supremacy of the parliament। ये संसद की जो सुप्रीमेसी ना हो जाए उसकी एक तरह से चेक एंड बैलेंस के लिए बनाया गया है। सेपरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम। और फंडामेंटल राइट, यू नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज also restricted by the incorporation the code of the justiciable fundamental rights under the part 3rd of the constitution, but this is the option which is incorrect। fundamental duty does not limit the sovereignty of the Indian parliament। okay, more explanation, more knowledge, so listen this video very carefully। if this video is very beneficial for you, please subscribe my channel, spread this video। okay, third question for your screen। तीसरा ऑप्शन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट ऑफ द डिटेल द सब्जेक्ट दैट ईच टीयर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। दूसरा ऑप्शन, इंडियन सिटीजन्स आर गवर्न बाय द लॉज एंड रूल्स मेड बाय द बोथ सेंट्रल एंड द गवर्नमेंट एट द सेम टाइम। अंडर द फेडरलिज्म द स्टेट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर। ऐसा कुछ है क्या? तो सोचिए, आपके ऑप्शन रहे, ये रहा है। समय शुरू होता अब, और इसका सही जवाब है, आपको पता चल गया होगा कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही बकवास लग रहा है, क्योंकि फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट के अपने अपने पावर संविधान में जिक्र हैं। तो 3 आप छाट सकते हैं, और जो 3 छाट देगा उसके पास आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर। तो सम एक्सप्लेनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल टीयर ऑफ द गवर्नमेंट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट ऑफ अ फेडरल पॉलिटी। ज़्यादा इसमें हिंदी कुछ खास नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि हमारे जो फेडरल सिस्टम में है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ही बताता है कि क्या क्या पावर कौन कौन से गवर्नमेंट के टीयर में दिए गए हैं। अंडर द फेडरलिज्म सिस्टम में देखा जाए तो द स्टेट डू नॉट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर बट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं वो अपने पावर केंद्र से नहीं बल्कि संविधान से ग्रहण करते हैं। while the center may direct the state to perform the certain action, the fact is that they are independent tier of the government। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केंद्र पर निर्भर है, इसका मतलब ये है कि वो अपना पावर संविधान से ग्रहण करते हैं लेकिन उनके केंद्र के आदेशों को पालन करते हैं। का मतलब बिल्कुल यह नहीं समझना चाहिए कि ये टीयर जो है वो केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट द डिटेल्स द इशू दैट ईच टीयर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। आपको 7वीं अनुसूची की जानकारी होगी जिसमें विभिन्न विषयों की सूची का जिक्र है, जिसमें आपको केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट सूची, जिसमें उनके पावरों का व्याख्या किया गया है, किन किन क्षेत्रों में वो काम कर सकते हैं।
ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लॉज एंड पॉलिसी दैट इज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ तक कि पंचायती राज भी अपने अपने नियम बनाती है जो भारत के लोगों पर लागू होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द फेमस मिनर्वा मिल्स केस किससे जुड़ा हुआ है? ये मिनर्वा मिल्स केस आप समझते होंगे, ऑप्शन रहे आपके कि ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो आधारभूत संरचना था वो आया था क्या? सुप्रीम मेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, एक्सपेंशन ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके ऑप्शंस रहे इस प्रकार, और डी, ए एंड बी बोथ। तो आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल से मिनर्वा मिल्स केस के बारे में जानकारी होगा, और इसके ऑप्शंस रहे ये रहा, और आपके आंसर रहेंगे, पता चल गया होगा, डी इज़ द राइट आंसर। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था जिसमें एक लैंडमार्क डिसीजन निकल के आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था और अप्लाइड करता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो आप केशवानंदन भारतीयवाद केस में पढ़ते हैं, हालांकि इसका पूरा मतलब एक तरह से विकसित होकर आया था मिनर्वा मिल्स में 42वां संविधान संशोधन के अनुसार द पोजीशन ऑफ द लीगल प्राइमेसी एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द DPSP and the fundamental right article 14 and 19 and 31, however this extension was declared as unconstitutional and invalid by the Supreme Court in the case of Minerva Mills। तो यह ध्यान रखिएगा कि DPSP over the fundamental right, ये जो लिखा गया ना कि लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी टू द DPSP ओवर द फंडामेंटल राइट्स, ये जो 14, 19 और 31 के कारण ये बिल्कुल ही मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया मिनर्वा मिल्स में। और पांचवा जवाब आपका सवाल का जवाब है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए आपको कौन से इसेंशियल कंडीशन इसमें से नहीं है? ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट और टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड, he must be completed is the 35 years, he must not be a member of either house of the parliament. This is the simplest question in this series. I think you know about that. The answer is B is the right answer. Constitution lays down only the two qualification for the appointment of the person as a governor। केवल दो कारण, दो मतलब आधारभूत बातें जो गवर्नर बनने के लिए जरूरी है। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर कन्वेंशनली रूप से जो परंपरागत होता है कि ही ऑल्सो डेवलप सम रिकॉर्ड ओवर द ईयर्स, जैसे कि ही शुड बी द आउटसाइडर, दैट ही शुड बी नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड, जहाँ से वो नियुक्त हो रहा है उसी राज्य का वो निवासी ना हो तो बेहतर है, सो दैट ही इज़ फ्री फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स, ताकि उनके मतलब हालांकि वो अच्छे इंसान हो भी, लेकिन एक तो जो कहते हैं ना कि न्याय होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, तो बायसिंग ना हो, उनके प्रभाव राज्य में अधिक ना चले जाए, इसलिए राज्य के निवासी ना हो तो बेहतर माना जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से बाइंडिंग नहीं है। While the appointment of the governor, the president is required to consult the chief minister of the state concerned। जिस राज्य में आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति को कम से कम एटलीस्ट इतनी तो मतलब कोशिश होनी चाहिए कि उस मंत्री से सलाह मशवरा कम से कम उससे बातचीत तो कर लेनी चाहिए, सो दैट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज इंश्योर, ताकि जो स्टेट में 356 का जो लगातार प्रयोग होता रहा है, जो एक तरह से हमारे लोकतंत्र के लिए कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए कई आयोग भी बनाए गए, पुंछी आयोग, सरकारिया कमीशन, इस तरह के बहुत से आयोग ने इस तरह की बातें कही है। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं नेचर में है, बार बार बता रहा हूँ मैं। हाउएवर बोथ द कन्वेंशन हैव बीन वायलेटेड इन सम लॉट ऑफ द केसेस। आप जानते होंगे बहुत से ऐसे केसेस हैं हमारे देश में जिसमें राज्यों के अधिकारों का किस तरह से राज्यपाल के द्वारा लगातार मतलब एक तरह से राज्यपाल की गरिमा को किस तरह से चोट पहुँचाया गया है। 356 का प्रयोग करके लगातार अलग अलग सरकारों ने अपना यह गुण दिखाया है कि राज्य के राज्यपाल का किस तरह से वो चैनलाइज कराया जाता है। इसके बारे में आप डिटेल अध्ययन कर सकते हैं किसी और वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, आप इसको सुनिए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन की अगली श्रृंखला 5 प्रश्नों के बाद मैं फिर से अगले 5 प्रश्नों को इस वीडियो में ही अपलोड कर रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री। आपको मैच करना है एंशिएंट प्लेसेस और उसके प्रेजेंट लोकेशन से। बनवाली, लोथल, कालीबंगा, कोट दीजी। ऑप्शंस रहे आपके, ऑप्शन स्क्रीन पर ये रहे 4 3 2 1। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। तो बनवाली के लिए आपको कौन सा लगता है? लोथल तो आपको पता ही होगा, कालीबंगा भी आपको पता होगा, और कोट दीजी में हो सकता है कन्फ्यूजन हो,
तो इसका सही जवाब है लोथल, जो कि आपको पता बनवाली जो कि हरियाणा में है, लोथल जो कि गुजरात में है, और कालीबंगा तो आपको पता ही होगा राजस्थान में है, और कोट दीजी सिंध में है। तो इसलिए सही आंसर इज़ द राइट आंसर इज ए इज़ द राइट आंसर। लेट्स सी, देखते हैं। यस, ए इज़ द राइट आंसर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, चूँकि इस वीडियो में मैंने इसके सोर्स को जिक्र नहीं कर पाया हूँ, अगले किसी और वीडियो में इसका जिक्र हो जाएगा। ओके, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इन कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि क्या द सिटाडेल वेयर मेनली इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपुल, क्या ये सिटाडेल था वो जनरली कॉमन पीपुल के द्वारा मतलब निवास स्थान था उनका। द ग्रेट बाथ वॉज यूज फॉर रिचुअल बाथिंग एंड इट वॉज मेड ऑफ स्टोन, जो बड़ा सा स्नानागार बना हुआ था वो रिचुअल बाथिंग के लिए बना था, मतलब परंपरागत नहान धोवान पूजा पाठ। क्या ये दोनों सही है? तो आपको बताना होगा, आपके लिए समय शुरू होता अब, और आपको दोनों पता होगा कि इसमें दिया गया दोनों कथन जो है वो आपको बताना है कि करेक्ट है नहीं कि बिल्कुल। आप सोच लीजिए, इसका आंसर आपके सही जवाब है डी। इसमें से दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि सिटाडेल तो जानते हैं आप, इनहेबिटेड क्या था, इलाइट पीपुल के द्वारा, और ग्रेट बाथ जो है वो ब्रिक्स से बना, मतलब जले हुए ईंटों से बना हुआ था, पकी ईंटों से बना हुआ था, ना कि स्टोन से बना हुआ था। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अर्थ जो ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पा सिटी है वो कौन सा है? इसमें राखीगढ़ी, चुन्नधड़ो, धोलावीरा और गनरीवाला। विच इज़ द राइट आंसर? कंसिडर अबाउट दैट। आपको पता होगा ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पा सिटी जो है वो, आपको इसका सही जवाब है ए इज़ द राइट आंसर, राखीगढ़ी। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का जो भारत सरकार का एक्ट था उस पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन इसमें करेक्ट है। द एक्ट एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। इट इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। It made a beginning of representative institution by associating Indians with the law making process। ऑप्शंस रहे हैं इस प्रकार, तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। ये बिल्कुल सही जवाब आपका, आप सोच रहे होंगे जो आंसर है, और इसका सही जवाब है 1 and 2। दैट मीन बी इज़ द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन, ये एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इस पर ध्यान दीजिए। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इस टूल्स का इस्तेमाल के द्वारा आपको बताते हैं क्या पूछा गया था। ये एक्ट को कहा जाता है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, इसको कहते हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, एबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए, ट्रांसफर द पावर्स टू द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू दी, ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ये सही जवाब है। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंसफोर्थ द गवर्न बाय द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। इट चेंज द डेजिग्नेशन, गवर्नर जनरल का पद को हटा के अब वायसराय कहा जाने लगा। ये भी पता होगा आपको। ओह, वंस अगेन आई डिड मिस्टेक समथिंग, ये बार बार थोड़ा डिस्टर्ब देता है और मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा। रुक, तो मैं जिक्र कर रहा था, इट प्रोवाइडेड दैट हैंस दैट की हैंस फॉर दैट वाज गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ये ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था इंडिया में। लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया था और अंतिम गवर्नर जनरल। इट इंडिया द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट सिस्टम, जो डुअल नेचर का जो गवर्नमेंट सिस्टम था उसको अबॉलिश करके यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चूँकि एक ऑप्शन था इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 का, जिसमें कि बिगिनिंग किया गया था रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस। भारतीय लोगों को जोड़ा गया था पहली बार 1861 के एक्ट में विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस में पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया होगा, तो वो कौन सा एक्ट था? तो वो था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए, आखिरी प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़िए। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी इरविन पैक्ट। दिस इज सिंपल क्वेश्चन एंड ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी के 2020 में। तो गांधी इरविन पैक्ट वाज ए पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बहुत ही सिंपल हिंदी है इसका, कि गांधी इरविन पैक्ट जो है एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो साइन किया गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद।
जो कि लंदन में हुआ था। इट वॉज मार्क्ड द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल दैट द गांधी एंड हिज फॉलोअर हैड इनिशिएटेड विद द साल्ट मार्च। विच ऑफ द करेक्ट आंसर? विच ऑफ द करेक्ट आंसर? आई थिंक यू आर नोइंग अबाउट दैट। इसका सही जवाब तो आपको मिल चुका होगा, क्योंकि पहला एग्रीमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ना कि राउंड टेबल के बाद। तो इसका पहला सही जवाब है ओनली एंड ओनली बी। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गांधी इरविन पैक्ट वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन, वायसरॉय ऑफ इंडिया उस समय कहते हैं। मार्च 1931 में हुआ था, बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। चूँकि लंदन में जाने से पहले ही ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी जी ने अपने 11वीं सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था, उसमें बहुत सारी बातें रखी गई थी, जिसका जिक्र और किसी वीडियो में होगा। और ध्यान रहे, इट मार्क द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस। सत्याग्रह को खत्म करने के लिए निर्णय लिया गया था ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था और उसके फॉलोअर ने। और आगे चल के जब ये सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो असफल रहा, तो महात्मा गांधी जब वहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि गांधी हार सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपने फॉलोअर को फिर से इनिशिएट करने को कहा, सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बार याद करें, इसकी जानकारी इकट्ठा और करेंगे। और 5 प्रश्न की अंतिम श्रृंखला इस वीडियो के लिए। चलिए विचार करते हैं सवालों पर। 1 सेकेंड। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल इकोनॉमिक। ये इकोनॉमिक्स से प्रश्न उठाया गया है। इट एम्फेसिस द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड ऑप्शन, क्या ये जो सोशल इकोनॉमिक होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? क्या ये कलेक्टिव ओनरशिप पे बात करता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो हो, मतलब जो उत्पादन के साधन है उस पर कलेक्टिव ओनरशिप हो, इसकी बात करता है। इट्स ओनली सेंट्रल गोल इज टू अटेन इकोनॉमिक इफिशियंसी बाय मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ध्यान रहे, इट्स तो आपके ऑप्शंस, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक, तो एक तो हो नहीं सकता है। हाँ, दूसरी बात उस पर विचार कर ले कि क्या इसका सेंट्रल गोल इकोनॉमिक इफिशिएंट को बढ़ाना, मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो ये तो आपको पता होगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इसलिए इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है, बी। कम्युनिस्ट इकोनॉमिक के बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। कम्युनिस्ट इकोनॉमिक एडवोकेट्स स्टेट ओनरशिप of all the properties including even labor, absolute power to the state is running in the economic। okay, ये कम्युनिस्ट इकोनॉमिक का फीचर्स होता है कि जिसमें कि क्या होता है, ओनरशिप जितने भी प्रोडक्शन के फीचर्स होते हैं उसके सारे ओनरशिप जो होते हैं स्टेट का मालिकाना हक होता है उसमें। सोशल इकोनॉमिक क्या होता है? ऑन द अदर हैंड एम्फेसिस द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सामूहिक, मतलब एक तरह से मालिकाना हक बताता है उस वस्तु पर जिसके माध्यम से प्रोडक्शन किया जाता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब ए लार्ज रोल टू द स्टेट इन रनिंग इन द इकोनॉमिक। मतलब इसमें बताता है कि स्टेट का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक में किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने में। सोशलिस्ट इकोनॉमिक का सेंट्रल गोल होता है द वेलफेयर ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स बाय द प्रोग्रेसिव, जनता का उत्तम कल्याण हो पाए, वो प्रोग्रेस कर सके, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का समान वितरण हो, वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट मिले, सभी लोगों को रोजगार मिले, इकोनॉमिक विकास हो, ग्रोथ हो। इकोनॉमिक इफिशियंसी इज द जनरली द गोल ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। ध्यान रहे, ये जो इकोनॉमिक इफिशियंसी की बात, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का फीचर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का फीचर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग से संबंधित एक प्रश्न है। क्या यूनिवर्सल बैंकिंग इज ए सिस्टम है जिसमें कि बैंक प्रोवाइड ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि कॉमर्शियल, इन्वेस्टमेंट सर्विस आते हैं? यूनिवर्सल बैंकिंग वाज कंसेप्चुलाइज इन इंडिया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ एस.एच. खान कमिटी। क्या ये एस.एच. खान कमिटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था? और दे आर, फाइनली ऑप्शन है कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CRR और SLR रिक्वायरमेंट ऑफ RBI। क्या यूनिवर्सल बैंकिंग को, ये जो यूनिवर्सल बैंकिंग है उनको क्या SLR और CRR मेंटेन नहीं करना पड़ता है? ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं, तो आप सोच सकते हैं इस पर कुछ समय के लिए। यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपने कभी पढ़ा है कि नहीं, देखिए ध्यानपूर्वक, तो इसके ऑप्शन आपको मिल चुके होंगे। मेरे ख्याल से इसका सही जवाब है 1 और 2।
क्योंकि दे आर नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम CRR एंड SLR, इसलिए 3 तो ऑटोमेटिक इसमें आपको पता चल चुका हो कि गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, 3 रॉन्ग है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच banks provide a wide variety of financial services including commercial, investment service. Bank is a universal system may still choose to specialize in a subset of banking service even though they are technically offer much more to their client base. Second Narasimhan Committee जो कि 1998 में gave the introductory remark on the concept of the universal banking. However, the concept of universal banking conceptualized in India after the S.H. Khan Committee जो कि रिकमेंडेड किया गया था, इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। लेकिन जो S.H. खान कमेटी के द्वारा जो यूनिवर्सल बैंकिंग कंसेप्ट जो दिया गया था वो S. नरसिम्हन कमेटी के दिए गए इंट्रोडक्टरी मार्क से काफ़ी अलग था। और फाइनली वंस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकम द यूनिवर्सल बैंक, जब एक बार कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल बैंक बनता है तो इट वुड बी ए कंप्लायंट विद द CRR SLR रिक्वायरमेंट ऑफ द RBI, तो उसके RBI के नॉर्म्स को पालन करना पड़ता है, जिसमें CRR और SLR, इसका जिक्र किसी और भी वीडियो में मैं आराम से करूँगा। Okay. Consider the following statement. Question number 3. Consider the following statement regarding the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है 2020 के UPSC के प्रीलिम्स में। तो FRBM एक्ट, क्या ये एक्ट मेड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, इस एक्ट के मदद से इनविजाज किया गया सीटिंग ऑफ लिमिट्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेप्ट एंड डेफिसिट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के कारण अपना जो ऋण है और जो अपना डेफिसिट है उसको मतलब एक लिमिट तक निर्धारित कर पा रही है या करती है। द एक्ट जो है कंटेन करता है एस्केप क्लॉज विथ विच सेंटर कैन एक्सीड द एनुअल फिजिकल डेफिसिट टारगेट। तो आपको तो डेफिनेटली पता होना चाहिए FRBM एक्ट के बारे में 2003 में, और इसके वर्तमान में NK सिंह अध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर आप दीजिए तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से, दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, वन सेकेंड, वी डिस्कस्ड अबाउट समथिंग FRBM एक्ट जो कि 2003 में लाया गया था, और लेजिस्लेशन का जो एम था वो मेकिंग करना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाना था इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ पाए, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाए, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है, आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है, आपका जो डेप्ट है, जो ऋण है, वो उसमें एक तरह से कंट्रोल, उसमें विवेकपूर्ण खर्च हो, इसके लिए लाया गया था। इसका to achieve this, the act envisages the setting on limits of the central government's deficit as well as the mandating greater transparency in the fiscal operation of the central government and the conduct of the fiscal policy in a medium-term framework. The rules for the implementing of the act were notified in July 2000. Since then, every budget of the union government has included a medium-term fiscal policy statement that specify the annual revenue and fiscal deficit goals over the 3-year horizon. This statement is exactly the same statement which asked UPSC this year. So you can simply conclude how the simple question could be asked in UPSC next year. The state have also enacted their one responsibility, I mean fiscal responsibility legislation, और एक स्केप क्लोज का दरवाज़ा भी छोड़ा गया है भारतीय सरकार, केवल और केंद्र सरकार के लिए, वो भी GDP का आधा % एक्स्ट्रा वो जा सकते हैं इन ग्रेटर सर्कमस्टेंसेस, खराब स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स मॉनेटरी बेसिस इंक्लूड्स, ये मॉनेटरी बेस में क्या क्या शामिल होता है? टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन है इन पब्लिक में, करेंसी दैट इज फिजिकली हेल्ड इन द वॉल्ट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, सम ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक रिजर्व हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। चौथे प्रश्न, टोटल करेंसी जो कि सर्कुलेट कर रहा है पब्लिक के बीच, करेंसी जो कि फिजिकल रूप से हेल्ड किया गया है कमर्शियल बैंक के द्वारा, और सम द टोटल कैपिटल जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेटेड किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा उसके पास, और कमर्शियल बैंक्स रिजर्व जो कि सेंट्रल बैंक के तहत आते हैं। तो इसका सही जवाब टोटल करेंसी सर्कुलेटेड इन पब्लिक दैट इज नॉट इज द पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस, so one is not a part of, B is the right answer, 1, 2 or 4 but not the sum total of the capital financial institution regulated by central bank, तो B is the right answer, 1, 2, 4।
3 is the wrong statement. In economics, monetary base also base money, high powered money, reserve money. ये रिजर्व मनी, हाई पावर मनी, बेस मनी ही एक मॉनेटरी बेस होता है. इन ए कंट्री इज द टोटल सम ऑफ सम ए टोटल अमाउंट ऑफ द बैंक नोट्स एंड कोइंस. दिस इंक्लूड द टोटल करेंसी जो कि सर्कुलेट कर रहा है पब्लिक के बीच, प्लस द करेंसी दैट इज फिजिकली हेल्ड इन द वॉल्ट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के अंदर रखा गया है. द प्लस द कमर्शियल बैंक रिजर्व हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व चीज़ है जो सेंट्रल बैंक के पास है. और द मॉनेटरी बेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द मनी सप्लाई. मॉनेटरी बेस और मनी सप्लाई एक दूसरे के टोटली अलग अलग चीज़ है. चूँकि मनी विच कंसिस्ट है, जो कि मनी सप्लाई जिसमें कि टोटल करेंसी सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक प्लस सर्टन टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक. बहुत से नॉन बैंकिंग डिपॉजिट भी होते हैं जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, वो मनी सप्लाई में आते हैं, बट नॉट इज द पार्ट ऑफ मॉनेटरी बेस. ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम FRBM एक्ट. वंस अगेन एक स्केप क्लाउज का बात किया गया है. अंडर विच सेंटर कैन एक्सीड द एनुअल फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राउंड्स. किस किस कंडीशन पे FRBM एक्ट के तहत एक स्केप क्लाउज जो सेंटर को दिया गया है जिसमें कि 0.5% ऑफ GDP का एक्स्ट्रा खर्चा किया जा सकता है, वो कौन कौन सी स्थिति में, क्या नेशनल सिक्योरिटी की स्थिति में, नेशनल कमेटी की स्थिति में, कैलॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर की स्थिति में, डिक्लाइन इन द आउटपुट ग्रोथ ऑफ द क्वार्टर बाय एटलीस्ट 3 percentage points बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 quarters. विच इज द राइट आंसर. क्या ये कैलॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर के होने पर हो सकता है? थिंक अबाउट दैट. वंस अगेन यू विल गॉट अबाउट द आंसर. दिस इज द राइट आंसर. यस, ऑल आर द राइट स्टेटमेंट. सारी स्थितियाँ ऐसी है जिसमें FRBM एक्ट के तहत स्केप क्लॉज का इस्तेमाल किया जा सकता है. वंस अगेन सी इज़ द राइट आंसर. हाउ डज रिलैक्सेशन ऑफ FRBM एक्ट. देखिए कि लॉ डज कंटेन व्हाट is commonly referred as to escape clause. Under section 4 sub clause 2 of the act, the center can exceed the annual fiscal deficit target seating grounds that includes national security, war, national committee. अगर युद्ध हो जाए, सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, राष्ट्रीय आपदा आ जाए, एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना हो जिसके कारण डिक्लाइन रियल आउटपुट ग्रोथ पूरा तरह से क्वार्टर एटलीस्ट 3% बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर. There have been several instances of FRBM Act goals being reset. बार बार इसको रिसेट किया गया है. मोस्ट रिसेंटली प्रेजेंटिंग द बजट ऑफ द 2020-21 फरवरी में फिनांस मिनिस्टर जी ने कहा कि द रिसेंट रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स एज ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट वुड ट्रिगर द एस्केप क्लॉज, बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट FRBM डेविएशन हैपेंड इन 2008-9 में हुआ था, द वैक ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. चूँकि उस समय आपको पता होगा फिनेंशियल क्राइसिस आया था. साइमल्टेनियसली द डेफिसिट गोल्स फॉर द स्टेट टू वे रिलैक्स. डेफिसिट गोल जो है वो भी स्टेट को भी रिलैक्स की दिया जाता है. तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस मोस्टली 15 क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन मोर डिटेल्ड. वॉच दिस वीडियो 2 or 3 times. You will definitely benefit from this video. Share my video, subscribe my channels. Thanks a lot for watching this video once again. Thank you.